हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी के घर कोई प्रॉब्लम होगी वो भी अच्छी हो जाए, मेरी तरफ से गुड विशेस। ठीक है, आज की क्लास में जो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हम करेंगे, या फिर जिसे हम इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से बात वही है, घूम फिर के वही बातें हमें लिखनी होती है। ठीक है, हमारे यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस का है, जेएनयू डीयूईटी, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, सबके लिए ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिया की जर्नी है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की, सबसे पहले आप ये समझो कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ने के लिए कुछ तो होगा हमारे पास। न्यूक्लियर वेपन होंगे, सिविल न्यूक्लियर कुछ फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, जिसके बेस पे ही हमने डॉक्ट्रिन बनाई कि हाँ, इस चीज को मेंटेन करने के लिए डॉक्ट्रिन चाहिए। और डॉक्ट्रिन किस चीज का नाम है, या प्रिंसिपल किस चीज के लिए चाहिए? उस जो न्यूक्लियर वेपन है, या हमारे पास जो सिविल न्यूक्लियर वेपन है या मिलिट्री है, उनको कैसे हम वॉर के टाइम पे यूज करें, कैसे हम पीस के टाइम पे मेंटेन करें उन्हें, वो एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहलाई जाती है। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी, उस स्टेट की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिया की न्यूक्लियर जो भी मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स है, या फिर सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्वायर करना, ये जर्नी हमारी 1944 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडियन जर्नी ऑफ एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन इज टू लॉन्ग। ये यहाँ पे वेपन नहीं था, आप इस वर्ड को मतलब न्यूक्लियर मतलब रिसोर्सेज लगा लो। ठीक है, न्यूक्लियर रिसोर्सेज या रिएक्टर एज अ सिविल पर्पस। उस टाइम पे वेपन का हमारा कोई ऐसा था नहीं। तो जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज की जो जर्नी है, न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको एक्वायर करने की जो जर्नी है हमारी, वो 1944 से स्टार्ट हुई, जब जो डॉक्टर होमी भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया। ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी फिर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक पहला प्रपोजल था, पहला स्टेप था हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको एक्वायर करने के लिए। ठीक है, जो कि किसने लिया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है, जो कि हमारे फादर भी कहे जाते हैं न्यूक्लियर जो वेपन्स है या फिर न्यूक्लियर जो आर्सेनल है हमारा, उनको एक्वायर करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हमारे पापा फादर कहे जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उसके बाद है, और ये जो टाटा इंस्टीट्यूट है ये कब स्टेब्लिश हुआ फंडामेंटल रिसर्च के लिए? ये 19 दिसंबर 1945 में हुआ। India's initial stand from the peaceful nuclear explosion to nuclear weapon changes over the time। सबसे पहले हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हमने 1974 में किया, उससे पहले हमने किसके लिए लिया था? रिसोर्सेज के लिए, रिएक्टर्स के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी सिविल पर्पज के लिए यूज कर पाए। ठीक है, और कैसे हम उससे न्यूक्लियर वेपन तक की जर्नी कवर करते हैं, वो सब एक टाइम के साथ हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आज सोच लिया कि न्यूक्लियर वेपन बनाने और कल हो गया। उसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत लोगों की रिसर्च लगी है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है। ठीक है, तब जाके हम वो आज एक्वायर कर पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिया का स्टैंड था, ये सब पढ़ने से पहले, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको पढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं। सबसे पहले इंडिया का क्या स्टैंड था न्यूक्लियर वेपन्स को, मतलब इंडिया सोचता क्या था कि हाँ, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मतलब कैपेबल स्टेट बने ना बने। ठीक है, तो इंडिया का पहले स्टैंड था कि हाँ, इन चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की हमारी कंट्री को जरूरत नहीं है। उस टाइप का स्टैंड था, जो कि एक आइडियलिस्टिक स्टैंड। हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते थे, मतलब हम वर्ल्ड लेवल पे एक डिसआर्मामेंट की बात करते थे। ठीक है, ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। हमारा सिर्फ सिविल कैपेबिलिटी के लिए न्यूक्लियर जो रिसोर्सेज है उनको एक्वायर करने का प्लान था। ठीक है, बट फिर 1962 में जैसे चाइना ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। ठीक है, और उसमें हमारी हार हुई थी, क्योंकि चाइना ने यूनिलेटरली विड्रू कर लिया था उस वॉर से, तो हमारी हार भी कोई डिक्लेयर्ड हार नहीं थी, बट फिर भी एक तरफ से मतलब हमें ही झुकना पड़ा था। ठीक है, और हमारा एरिया हमने लॉस किया था। उसके बाद हमने हमने इतने अटैक देखे, और पाकिस्तान का यूएसए की तरफ अलाइन होना। ठीक है, ये सब चीजें, इतनी इवेंट्स हुई वर्ल्ड लेवल पे,
फिर हमने जाके लास्ट में डिसाइड किया है कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्वायर करेंगे, और वो भी हमने कब डिसाइड किया, 1990s के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो हमारा स्टैंड था, ओनली पीसफुल पर्पज के लिए ही न्यूक्लियर जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना था, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हुई, धीरे धीरे कैसे हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्वायर किया, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले चलो एक चीज और समझ लेते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर वाइज ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पीएम थे JL नेहरू, ठीक है। उनका उनका स्टैंड काफी मतलब ऐसा था कि हम वेपन के लिए नहीं है, मतलब वेपन के लिए एक्वायर नहीं करेंगे, ओनली हम पीसफुल पर्पज के लिए एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो शास्त्री जी थे, उन्होंने काफी मतलब किया था कि हाँ हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बने, उन्होंने इसके लिए ऑर्डर्स भी दिए थे। बट फिर शास्त्री जी और जो डॉक्टर होमी भाभा थे, इनकी 1966 में डेथ कर दी जाती है, जो कि एक मिस्टीरियस डेथ है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम बनी थी, उनके अंडर में हमने जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के 1974 के अंदर, जिसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर भी हमने सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए ही किया है, हमने खुद आके डिक्लेयर किया है कि ये हमारा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ठीक है। उसके बाद जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने तो बिल्कुल ही एक टाइम पे शट करवा दिया था कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो PMI राजीव गांधी आए, उनका भी ऐसा कोई स्टैंड नहीं था। देन उसके बाद नरसिम्हा राव की टेन्योर भी आया था, वो भी कुछ नहीं था। देन उसके बाद जो I.K. गुजराल थे, उन्होंने स्टैंड लिया था, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन के लिए। और उन्होंने हमारी जो पॉलिसी थी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कैसी होगी, क्या हमारी पीसफुल से वेपन की तरफ होगी, उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि हम वेपन के लिए बिल्कुल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब वेपन एक्वायर करने के लिए जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, ये स्टैंड लिया था। उसके बाद जो था वो था जो नेक्स्ट स्टैंड था, वो है अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके टाइम में तो फिर हमने एक्सप्लोजन किया ही था, ठीक है, 1998 के अंदर, जो मई 1998 पोखरान सेकंड ब्लास्ट, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इवेंट्स पे पढ़ते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन बनी होगी न्यूक्लियर वेपन आने के बाद, तो वो बाद की बात है। सबसे पहले 15 अप्रैल 1948 के अंदर हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया, जिसके तहत हमने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था, ठीक है, IAEC, ठीक है। उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब पास हुआ था, 1948 में। उसके बाद है ऑन 3 जनवरी 1954 IAEC डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसे AEET का तब नाम दिया गया था, जो कि फॉर्मली इनॉग्रेट की थी 1957 में, जो उस टाइम के पीएम थे नेहरू। बट जो बाद में उसका नाम जो होता है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जहां पर हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद है 3 अगस्त 1954 3 अगस्त 1954 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज क्रिएटेड। उसके जो सेक्रेटरी थी वो कौन थे, डॉक्टर होमी भाभा थे, ठीक है। उसके बाद है इन 1955 कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन इंडियन फर्स्ट रिएक्टर। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। 1955 में फर्स्ट टाइम हमने एक इंडिजिनियस रिएक्टर तैयार करने की कोशिश की, जो कि 1 मेगावाट का था, और जिसे हम अप्सरा रिसर्च रिएक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और वो हमने किसकी मदद से की, जो ब्रिटिश असिस्टेंट थी उसके वजह से, ब्रिटिशर्स ने हमारी मदद की थी उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1955 के अंदर कनाडा से हमने फिर, जैसे हमने अप्सरा नाम का जो रिएक्टर था वो खुद मतलब बनाने की कोशिश की, और ये बहुत ही हल्का रिएक्टर है, देखो 1 मेगावाट का है। 1955 के अंदर कनाडा के साथ जैसे एग्रीमेंट चल रहे थे, टॉक्स चल रही थी, डिप्लोमेसी चल रही थी, तो कनाडा एग्री हो गया था हमें 40 मेगावाट का जो रिएक्टर है वो सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और फिर यूएस की जो एशियन हावर जो उधर के प्रेसिडेंट थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूएस ने हमें 21 टन हैवी वाटर सप्लाई करने के लिए भी एग्री कर दिया था। अब जो ये यहाँ पर कनाडा इंडिया रिएक्टर CIR का मतलब है, और फिर उसके बाद जो यूएस ने हैवी वाटर सप्लाई किया, तो इसका पूरा कंप्लीट नाम जो कर दिया गया वो था साइरस, ठीक है। ये जो 1956 के अंदर ये सप्लाई हुआ था। उसके बाद है जो साइरस रिएक्टर है, उससे
जो साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर था उससे फिर जो प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है, जब रिएक्टर काम करता है तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब उस प्लूटोनियम से ही हमने जो 1974 के ब्लास्ट किए थे, जो कि पीसफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट हमने किए थे, वो इसी की मदद से किए थे, ठीक है। तो अब जो, ठीक है, वो इंदिरा गांधी के टेन्योर में हुए थे। उसके बाद है ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थे, ठीक है। एक बार हमारे पेपर में भी आया था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पॉलिसी किस पीएम के अंडर में थी, तो वो इंदिरा गांधी के टेन्योर में थी, ठीक है। तो जो हमने ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, तो इस टाइम पे वर्ल्ड को ये पता लग गया कि हाँ, इंडिया के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इंडियन न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, ठीक है। इंडिया के ऊपर, जैसे इंडिया इससे पहले जो परमानेंट 5 कंट्रीज थी जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर थी, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिए थे, ठीक है। अब इंडिया एक ओनली कंट्री थी उसके बाद में जिसने ब्लास्ट किया, बट हमने पीसफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमने खुद ही अनाउंस किया था, ठीक है। बट वर्ल्ड को वो एक सस्पिशन हो गया था कि हाँ, इंडिया के अंदर वो मतलब उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो ब्लास्ट कर सकता है, वेपन बना सकता है, ठीक है। अब इसी जो हमने ब्लास्ट किया था, इसी के चक्कर में फिर एनएसजी ग्रुप बना था, ठीक है, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो पीसफुल पर्पस के लिए जो न्यूक्लियर जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं उनका यूज वेपन में भी कर सकती है कंट्रियां, ठीक है, कंट्रीज, जो कि इंडिया ने किया, ठीक है। तो अब उसके लिए एनएसजी ग्रुप बना कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, कि जो सप्लाई कर रहा है वो ऐसी कंट्रीज को सप्लाई नहीं करेगा जो कि वेपन में उनको लगा सकती है, ठीक है। तो एनएसजी बना। उसके बाद है इंडिया ने जो दूसरा टेस्ट किया वो 1998 में किया, जो कि पोखरान के अंदर हुआ, पोखरान 1 और 2 वो हमारे ब्लास्ट है। और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया ने खुद ही अनाउंस कर दिया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। फिर उसने हमने अनाउंस कर दिया था खुद से, उसके बदले में हमें सैंक्शंस भी हमारे ऊपर लगे थे। पाकिस्तान ने भी हमारे से 28 जो मई थी, 28 मई 1998, थोड़े ही दिन बाद, ठीक है, 15 दिन भी नहीं हुए, तभी पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट कर लिया था, ठीक है। और उन्होंने भी सीरीज में 6 ब्लास्ट किए थे, और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था, ठीक है। उसके बाद है इन 1998 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो NSAB है, उसने एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई थी 1999 के अंदर अगस्त में, ठीक है, जिसे एक ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन की तरह पब्लिश किया गया था। बट वो डॉक्ट्रिन कभी ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं हुई थी, ठीक है। ये अनऑफिशियल थी, मतलब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बोला कि ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है, ये अनऑफिशियल थी। इसको सिर्फ ऐसे ही एक ड्राफ्ट की तरह ही रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये कई बार कि कब बनाया गया था, इसमें ईयर चेंज करके दे देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद है जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है वो हमारी कब पब्लिश हुई थी, वो 2003 के अंदर पब्लिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली, ठीक है, जो कि हमारी फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कही जाती है। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ग्रुप था जो कि पहले था, उसने जो मतलब हमारी डॉक्ट्रिन दी थी उससे भी काफी पॉइंट लिए थे, बट काफी चेंज भी किए थे उसमें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या आखिरकार। आखिरकार कौन से प्रिंसिपल्स हैं? डॉक्ट्रिन का मतलब ही तो कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि उसको मूव करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो कौन से वो प्रिंसिपल है जिसके बेस पे हम कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे पीस के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो वो सब इसी में आता है, डॉक्ट्रिन के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर। सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है वो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, CMD जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कई बार हमारे पेपर में ये एक्रोनियम भी देके पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, या फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कम से कम वो अमाउंट रखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की मिनिमम अमाउंट रखेंगे जो कि हमें सेव करने के लिए इनफ है, ठीक है, उतनी हम रखेंगे। तो अब इसका मतलब दीज इंक्लूड सफिशिएंट एंड सर्वाइवल न्यूक्लियर फोर्सेस, की इतना हम सफिशिएंट अमाउंट में रखेंगे
और जो कि हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करके रखे, ठीक है, वो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस मस्ट बी ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम, की हमेशा प्रिपेयर रखेंगे, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं सीएमडी एक ऐसा प्रिंसिपल है कि हाँ हम इतनी भी एक्वायर नहीं करेंगे कि हमें दुनिया पे कब्जा करना है, सिर्फ इतनी करेंगे कि हाँ हमारी सेफ्टी बनी रहे, हम अपने आप को सरवाइव कर पाए, ठीक है, वो है सीएमडी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, उतना हम बना के रखेंगे। उसके बाद दूसरा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज की, जिसे एनएफयू बोलते हैं, ठीक है, कि हम किसी कंट्री पे पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है, will only be used in retaliation, हम सिर्फ ओनली रिटेलिएशन में यूज करेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हम रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन से, ठीक है, और वो अटैक कैसा होना चाहिए, वो हमारी कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है हमारी इंडियन टेरिटरी पे या इंडियन फोर्सेस पे, या फिर कोई बायोलॉजिकल या फिर केमिकल अटैक भी हो सकता है, कहाँ पे डाला हुआ मैंने पॉइंट, ओके, या फिर कोई बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक भी हो सकता है, ठीक है, दोबारा समझाती हूँ मैं, हमारा कोई फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है, हमारा ये है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम उस पर अटैक करेंगे, अगर वो अटैक छोटा हुआ तो भी हम बहुत ही ऐसा अटैक करेंगे जो कि मैसिव होगा, ठीक है, बस ये है कि हमारा पहले हम अटैक नहीं करेंगे, बट अटैक जो हम रिटेलिएशन में करेंगे वो बहुत मैसिव होगा और ऐसा होगा कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज हो जिसने अटैक किया है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर रिटेलिटरी अटैक कैन ओनली बी अथोराइज बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अटैक है वो ओनली अथोराइज कौन करेगा, जो सिविलियन जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो, और उस थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो उसे मतलब इनपुट्स देगी कि हाँ ऐसा ऐसे ऐसी सिचुएशन है, तो उसके बेस पे सिविलियन जो अथॉरिटी है सिर्फ वो ही अटैक के लिए ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। अब की बार हमारे स्टेटमेंट क्या आई थी कि पीएम हमारे अटैक मतलब ऑर्डर देंगे क्या अटैक करने के लिए, या पीएम दे सकते हैं, ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी। तो ओनली सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप में ओनली यहाँ पे पीएम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूरी कमेटी है, ये याद रखना, ओनली पीएम तो सिर्फ उसके हेड है, ठीक है। तो उसके बाद है नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि हम किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे यूज नहीं करेंगे, बट हाउएवर इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियन फोर्सेस, अगर कोई अटैक हुआ इंडिया और इंडियन फोर्सेस पे किसके थ्रू, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन से, तो इंडिया जाके न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन नहीं है, ठीक है, हमारे पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन नहीं है। अगर हमारे ऊपर अटैक होता है बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से और उस स्टेट ने किया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम रिटेलिएट न्यूक्लियर वेपन से करेंगे, ठीक है, हम उसका बदला न्यूक्लियर वेपन से लेंगे, ठीक है, ये कहा गया है। इसका मतलब कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, बट हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं कि हम पहला अटैक तो नहीं करेंगे, बट किसी ने अगर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से अटैक किया है तो भी हम अटैक करेंगे, या फिर किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया है तो भी हम रिटेलिएट करेंगे उसमें, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है, बट नो फर्स्ट यूज ठीक है, मतलब उससे काफी ये आती है कि हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर वेपन है और मिसाइल्स है उनके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट ना हो वो टेक्नोलॉजीज और मटेरियल, ठीक है। उसके बाद है जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसमें क्या क्या आता है वो हमें बताना है। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो काउंसिल है, एक है पॉलिटिकल काउंसिल, एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। पॉलिटिकल काउंसिल है वो हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे वो हेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, यहां तक समझ आया ना, मैं पॉलिसी समझा पा रही हूँ मुझे लग रहा है, अगर समझ नहीं आता दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है या फिर हमने न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी एक्वायर की है उससे रिलेटेड क्या हमारी कैपेबिलिटी है, कौन सी ट्रीटीज आई है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड।
तो जो इंडिया की कमिटमेंट है ग्लोबल डिसआर्मामेंट की, जैसे हमने पॉलिसी जो प्रिंसिपल्स है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर पढ़े थे ना कि कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम वो आज भी करते हैं ग्लोबल डिसआर्मामेंट, पर हमारा डिसआर्मामेंट है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास रहेगा और जो और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास नहीं होगा। हमारा जो डिसआर्मामेंट है वो इस लेवल का है कि हाँ डेवलप्ड कंट्री भी अपने जो वेपन्स है उसको डिसमेंटल करे, ठीक है, किसी के पास ना हो, ठीक है, जब ना हो तो किसी के पास ही ना हो, हमारे इस लेवल पे है। यही एक रीजन था कि जो एनपीटी और सीटीबीटी है उनको हमने साइन नहीं किया। हमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट नहीं चाहिए, हमें एक जो वोल एक ग्लोबल लेवल पे जो डिसआर्मामेंट है जो कि सबके लिए वैलिड है वो हमें चाहिए, ठीक है, हम आज भी उस कमिटमेंट पे टिके हुए हैं। उसके बाद है एक जो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जिसे मॉस्को ट्रीटी भी कहा जाता है, ये इंडिया ने इनिशिएट भी की थी बनाने में और इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है, और 1963 जब ये मतलब प्रेजेंट की गई तभी इंडिया ने इसे साइन कर दिया था और रेक्टिफाई भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है एनपीटी, एनपीटी 1964 के अंदर ड्राफ्ट की गई। एनपीटी देखो 1964 के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोले, 1968 में, 1964 के अंदर चाइना ने न्यूक्लियर वेपन ले लिया था, एक्वायर कर लिया था, चाइना लास्ट कंट्री बची थी जिसने न्यूक्लियर वेपन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि जो 5 जो कंट्रीज थी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बैठी हैं जो कि पावरफुल है उन्होंने तो एक्वायर कर लिया। अब उन्होंने एनपीटी ड्राफ्ट कर दी कि जो कंट्रीज ने जिन्होंने एक्वायर कर लिया उनके पास तो रहेगा, बट आगे जो और कंट्रीज है वो फर्दर एक्वायर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये 1966 में नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी आई जो कि बाद में 1995 के अंदर अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दी गई थी कि हाँ ये तब तक वैलिड रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कोई और कंट्री एक्वायर नहीं कर सकती। एनपीटी अभी तक 5 कंट्रीज ने साइन नहीं किए जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, सूडान और नॉर्थ कोरिया, ये 5 कंट्री है जिन्होंने साइन नहीं की है, ठीक है। उसके बाद है सीटीबीटी, सीटीबीटी 1996 में ड्राफ्ट की गई। ये अगेन इंडिया ने इसके मतलब बनाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया, बट लास्ट में जब ये फ्रेज डाला गया कि जिनके पास है वो स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे बट जिनके पास नहीं है उनको नहीं करना है, तो इंडिया ने ये फिर से डिस्क्रिमिनेटरी ये दोनों ट्रीटीज को इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने ये साइन नहीं की है, और 1996 में हुई ये भी हमने रेक्टिफाई नहीं की दोनों। उसके बाद है इंडिया ने साइन की है और रेक्टिफाई की है कौन सी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। इसके तहत ही जो हमारे पास केमिकल वेपन्स थे, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, सल्फर, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, ओके हमारे पास केमिकल वेपन थे हमारे पास, ठीक है। हमने लास्ट में जो डिसमेंटल किए हैं वो लास्ट में 2009 के अंदर हमने खत्म किए हैं, ठीक है। केमिकल वेपन उससे पहले थे हमारे पास, बिल्कुल था, उसके 2009 के अंदर हमने वो डिसमेंटल किए हैं और हमने ये ट्रीटी रेक्टिफाई भी की, साइन भी किए। बायोलॉजिकल वेपन हमने कभी नहीं बनाए हैं और हमारे पास नहीं थे ये कभी भी, ठीक है। उसके बाद है इंडिया हैव टोटल 22 रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास कितने 22 है, जो कि 7 प्लांट, जो टोटल 7 प्लांट्स हैं उनके ऊपर है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है 6780, 6780 मेगावाट की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ गया था एक बार पेपर 1 के अंदर। और जो हमने 12 जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो IAEA के अंडर में रखे हुए हैं, और जो 10 जो हमारे हैं वो मिलिट्री पर्पस के लिए हैं, ठीक है। अब जो मिलिट्री पर्पस के लिए एक चीज और समझा देती हूँ यहाँ पे, जो मिलिट्री पर्पस के लिए हमारे पास, उसमें मिलिट्री मतलब डिफेंस पर्पस के लिए, यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो डिफेंस पर्पस के लिए जो हमारे पास है उसमें 10 है हमारे पास, उसमें हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड है। इसका मतलब आप समझते हो कि न्यूक्लियर ट्राइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड से मतलब ये है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम लैंड से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, सी से भी लॉन्च कर सकते हैं और एयर से भी। हमारे पास तीनों जगह से वो
टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिससे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड है, ठीक है, लैंड से बिल्कुल कर सकते हैं, सी, एयर। और जो मिसाइल्स हैं वो कौन सी है हमारे पास? अग्नि जो मिसाइल्स है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 6 तक की रेंज है हमारे पास। जो 5th और 6th है वो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल है कि इतनी रेंज है उनकी कि वो कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस कर सकती है। उसके बाद जो पृथ्वी मिसाइल है उनका इतनी ज्यादा रेंज नहीं है उनकी, पृथ्वी मिसाइल्स की, वो 300 टू इतनी मतलब बहुत ही कम उनकी मिडल रेंज है वो, ठीक है। उसके बाद है सी से भी हम कर सकते हैं, आईएनएस अरिहंत से सबसे पहले हमने टेस्ट की थी तो वो हमारा सक्सेसफुल भी रहा था। उसके बाद एयर से हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो है मिराज 200, सुकोई जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनसे हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उनसे लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिया जो है वो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट जो कंट्रोल रिजीम है, जो न्यूक्लियर जो मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जो MECR हैं, जो कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, उनके मेंबर है। टोटल 4 रिजीम है, ठीक है, उनमें से इंडिया 3 का मेंबर है। तो 3 कौन कौन सी का है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसे हम MTCR बोलते हैं, जो कि हम 2016 में मेंबर बने थे। वासेनर जो अरेंजमेंट है उसके हम मेंबर 2017 में बने थे, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर हम 2018 में बने थे। एक जो है वो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे हम NSG बोलते हैं, उसके हम अभी तक मेंबर नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं बनने की, ठीक है। जो हमने इसके बाद एक चीज और रह गई है, ये यहाँ पे बताना था मुझे, जो हमने यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की थी सिविल पर्पस के लिए, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी जो, जिसे हम 1 2 3 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसी शर्त पे की गई थी कि इंडिया अपने 12 जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो कि सिविल पर्पस के लिए वो IAEA के अंडर में रखे, ठीक है। उसी शर्त पे ही हमें ये डील साइन की गई और हमें जो सिविल पर्पस के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई की गई थी, ठीक है। और जो इंडिया है वो ओनली कंट्री है जो NSG की मेंबर नहीं है, बट फिर भी न्यूक्लियर सप्लाई की एक मतलब न्यूक्लियर सप्लाई कर सकती है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजीज है इंडिया हर एक कंट्री से ले लेती है, बट NSG की मेंबर नहीं है, ठीक है। बाहर नहीं कर सकती बट इंडिया वहां से हेल्प ले सकती है NSG या फिर जो NSG की कंट्री है उनसे, ठीक है। समझ आया होगा, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया है, हो मुझे लगता है कि समझ नहीं आया होगा इसमें 2-3 पॉइंट, बट फिर से सुनोगे समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा था, ठीक है। एक बार में माइंड में नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, दोबारा देखो वीडियो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल आप मेंशन कीजिए, मैं अगली क्लास जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की है उसमें आपके डाउट ले लूंगी। अभी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। क्लास को मैं बोलना भूल जाती हूँ बहुत बार, मतलब लगभग ही नहीं बोलती, बट खुद से भी कर लिया करो। क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके, ठीक है, जाया करो, और लाइक। ओके, इसी नोट के साथ कि आपको क्लास समझ आई होगी, आप पढ़ रहे होंगे, मैं क्लास का एंड करती हूँ। थैंक यू।